हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। अच्छा, तो ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रेविटेशन का आगे देखा था। हमने ग्रेविटेशन का हमने देखा था, केपलर्स लॉ देखा था, हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा था, हमने बहुत सारे किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देखा हमने, और बहुत कुछ किया हमने। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम देखेंगे फ्री फॉल। आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? फ्री फॉल। फ्री फॉल। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो फ्री फॉल में हमें बस कुछ बात ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, बेसिक है कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब, अगर मैं एक बॉल को यहाँ पे लेता हूँ, कोई हाइट है मेरे पास, ये है मेरा हाइट कोई। ठीक है, और यहाँ से ये मेरा हाइट है और इसका हाइट है मान लीजिए h। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉल को छोड़ दूँ, जस्ट मैं इसे ड्रॉप कर दूँ, मैं उसको बस ऐसे पकड़ूँ, मैं ऐसे पकड़ा बॉल को और इसे छोड़ दिया बस, तो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के कारण वो जिस तरह से अपना मोशन दिखाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। मतलब मैं उसको यहाँ पे कोई यू उसको नहीं दे रहा हूँ, यू मेरा है नहीं, मेरा यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मेरा यू यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी दे ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं उसको वहाँ पे ऐसे पकड़ा हूँ और फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने ऐसे पेन को ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल इज़, फ्री फॉल को एक और तरीके से अगर हम समझे तो उसको हम बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन ग्रेविटी में कैसा चलता है? वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो पढ़नी होती है वो क्या है? हमारी ग्रेविटी। ये जो ये अर्थ का सरफेस है ना, ये तो अर्थ का सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस है। तो ये अर्थ का सरफेस हमें एक ग्रेविटी जी दे रहा है ना, ये जी जो है ये एक एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, वरना नीचे क्यों आता वो, है ना। यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन? अर्थ का। अर्थ यहाँ पे इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि है जी, यानी ग्रेविटी। और वही ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ पा रहा है, बावजूद उसके u ज़ीरो होने के कारण। ठीक है, ज़ीरो, उसका u ज़ीरो क्यों ना हो, उसका u कुछ भी हो, वो नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया, ग्रेविटी उसने क्रॉस कर दिया, तब ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर u ज़ीरो है तब भी वो नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, एक्सेलरेशन किस तरफ पड़ रहा है? एक्सेलरेशन इस तरफ पड़ रहा है, तो इसलिए वो इस तरफ आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ पड़ता तो ऊपर जाता वो, है ना, लेकिन नीचे पड़ रहा है ग्रेविटी, तो ऑब्जेक्ट भी जो नीचे आएगा उसका प्रोवाइडेड u उसका ज़ीरो। अगर u बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ग्रेविटी को क्रॉस करके भी निकल सकता है ना। अगर मैं इसको 1600 कर दूँ तो ये ऑर्बिट पहुंच जाएगा। ठीक है, ये ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं जाएंगे इतना, हम बस यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए एक और बात हमने यहाँ पे नोटिस की कि ग्रेविटी जो है नीचे पड़ती है। तो बेसिक सी चीज़ है, हमारा जो भी ग्रेविटी हम लेंगे, जहाँ पे भी ग्रेविटी का लेंगे, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, अगर हम ग्रेविटी का वैल्यू कहीं पे भी लेंगे तो हम माइनस लेंगे, क्योंकि जी जो है वो नीचे की तरफ पड़ती है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन में हम आगे देखेंगे। लेकिन एक और बात भी है कि हमारा जो जी है वो हमेशा हम माइनस ले, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। अगर मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं अर्थ के ऊपर की चीज़, अर्थ का ये बेस लाइन है, मैं अर्थ का सरफेस को बेस लाइन समझता हूँ और ऊपर सब पॉजिटिव नीचे सब नेगेटिव डाल देता हूँ, तो जीन हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को बेसलाइन मानता हूँ तो h जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट के नीचे है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये जो जी है वो भी माइनस में होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसलाइन है, ऑब्जेक्ट के नीचे पड़ रही है ग्रेविटी, है ना, इसलिए। और अगर मैं ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको, उसका डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो हाइट पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। ये एक छोटा सा स्टार्टर था कि हम साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं। इसमें और हमें दिखेगा साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले ये माइनस जी होता क्या है, ये क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ये हम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं उसको। ठीक है, हम शुरू करते हैं जी। ठीक है, अब जी निकालने के लिए हमको सिंपल सी चीज़ देखनी है। हमें बस दो चीज़ चाहिए। हमें चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? F इक्वल्स क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई क्या? आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला चाहिए न्यूटन का सेकंड लॉ जो है F इक्वल्स ma। ठीक है, ये दो चाहिए हमारा, हमें F को इक्वेट करना है ना, इसलिए हमें दो चाहिए। हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, माने इस चीज़ को और ma को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है।
अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हम फ्री फॉल में देख रहे हैं, हम जो भी कंडीशन लेंगे फ्री फॉल में लेंगे अभी यहाँ पे। तो फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, हमारा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी है, क्या है, जी है, जी माइनस जी बोल सकते हैं। अभी फिलहाल हम माइनस में साइन कन्वेंशन में ही जाएंगे, हम खाली जी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे खाली हम जी बोलेंगे। हमारा क्या है एक्सेलरेशन, जी है, जी। तो एक्सेलरेशन की जगह अगर मैं जी लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ सही है, एकदम ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम पुट कर देंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है हमारा रिलेशन। हाँ, तो हमने इक्वेट कर दिया, ये आ गया एम जी इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेरे को जी चाहिए ना, मेरे को क्या निकालना क्या है, मेरे को ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो मैं इस जी को इक्वेट कर दूँगा, मतलब जी के अकॉर्डिंग मैं एक इक्वेशन बना दूंगा कि जी इक्वल टू कुछ, ठीक है। तो ये m नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन हो जाएगा इसके इक्वल टू के उस तरफ आएगा, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर m, ठीक है। ये रहा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर m, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, ठीक है, एक और चीज़ देखने वाली है। ये क्या है, एक और चीज़ क्या है, देखो हम ये वापस डायग्राम में जाते, एक डायग्राम बनाते, ठीक है। ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है m, अर्थ का मास है m। अब किसका मास m1, किसका मास m2 पता नहीं, ठीक है, छोड़ दो। ऑब्जेक्ट को m1 मान लेते हैं, अर्थ को m2 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो F इक्वल्स एम जी लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, अर्थ के लिए लिखा है या ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है ना, F इक्वल्स एम जी, है ना। क्योंकि अभी अर्थ तो ग्रेविटी के अंडर नहीं गिर सकता ना, नीचे अर्थ तो ग्रेविटी के अंडर नहीं गिर सकता, ऑब्जेक्ट ही गिर सकता है। तो इसलिए ये जो एम जी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ, तो इसलिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, m1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा, g इक्वल्स जी, ये m को मैं बड़ा करके लिख देता ताकि अर्थ का मास समझ में आए, नीचे e लिख देते, अर्थ का मास के लिए आर स्क्वायर, हो गया, बस ये चीज़ है। g इक्वल्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं, क्या आता है हमारा आंसर, देखते हैं, चलिए, ठीक है। हम सब कुछ फॉर्मूला के हिसाब से बिठा देंगे, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे बिठाया मैंने, ठीक है। इंटू करेंगे 6 टाइम्स 10⁻24 होता है अर्थ का मास, ठीक है, सब केजी में है, ऐसा यूनिट में लेना है हमको सब कुछ, ये केजी में है, ठीक है। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर, आर अर्थ का रेडियस कितना होता है वो हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6, इसका क्या होल स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इसको बाद में आगे कैलकुलेट करते रहेंगे तो आखिर में हमारा अप्रॉक्सीमेशन में आंसर क्या आएगा, 9.881 ऐसा कुछ आएगा, 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम 9.8 या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेशन इजी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, मास और वेट में डिफरेंट करते हैं और हमने इक्वेशन भी देखना है इसका, ठीक है। तो हमारे फेमस 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इन्हीं को मेरे को ग्रेविटी के अंडर मोशन जब होगा, ग्रेविटी के अंदर जो मोशन होगा, फ्री फॉल होगा, तो उसमें इक्वेशंस क्या क्या होंगे, सिंपल वो लिख देने हैं, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा, आराम से हो जाएगा हमसे, कैसे, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। हमें सिंपल सा क्या करना है, हमको जस्ट ये जो ए है इसको रिप्लेस करके क्या लिख देना है, जी लिख देना है। ए को जी बना दो, हर जगह ए को जी, हर जगह क्या बनाना है, ए को जी बना देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स यू प्लस जी टी, ठीक है। ये हो जाएगा s इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। और ये होगा v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gs, हो गया, बस इतना ही करना था हमको, और कुछ नहीं। और जो s है ना, हर जगह s जो है ना, s तो डिस्टेंस नहीं होता, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो बेसिकली हम उसको हाइट बोलते हैं ना, ये तो लेंथ हो गया, ये तो ब्रेड्थ हो गया, है ना। और ये देखो मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बनाता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको क्यूबॉइड, हाँ ये रहा क्यूबॉइड, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और ये जो बड़ा सा चीज़ है इसको हम हाइट बोलते हैं, है ना। असली दुनिया में यही बोलते हैं ना हम इसको, तो वही चीज़ है। तो हम ये जो ऊपर वाला चीज़ देख रहे हैं तो इसको हम एस का जगह एच लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ ही है, हाइट। और यहाँ पे हाइट भी डिस्प्लेसमेंट में आएगा और एस भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको एस दिखे, इक्वेशन ऑफ मोशन में हर जगह जो एस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है,
है ना। ए कांस्टेंट होता है, ए वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर ए वेरिएबल हो गया तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को कभी पुट मत करना इन इक्वेशंस में, सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। और एस जो है वो हाइट हो सकता है, उसको वो एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा आपको कभी भी। यहाँ पे हम जब भी कोई भी वैल्यू डाले, एस जो है कभी भी डिस्टेंस नहीं आ सकता, ठीक है। हो सकता है जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, इस डायरेक्शन में बस यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। बट एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे चला तो वो ये चीज़ बताएगा एस, ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं बताएगा, ये सीधा चीज़ बताएगा। एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये हाइट भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ही है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे तो नहीं गिरेगा नीचे, है ना, ये ऐसे गिरेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि अगर आपके पास ऐसा कोई मोशन हो जहाँ पे आपने यू दिया ही नहीं है, यू जीरो है। अगर यू हमारा जीरो है तो सिंपल है, यू को गायब कर दो, बस यू को ऐसे गायब कर दो, ऐसे गायब कर दो, ऐसे गायब कर दो, हो गया हमारा काम, ठीक है। ये जो प्लस है यहाँ पे भी गायब हो जाएगा, टी भी गायब हो जाएगा, है ना। तो यही हो गया हमारा आंसर, बस इतना ही है। अगर यू दिया है तो यू, अगर नहीं दिया है तो जीरो पुट कर दो, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो आंसर ये, बस, ठीक है, ऐसा ही। वरना तो हम यू पुट कर सकते हैं, यू टी और यू स्क्वायर, ठीक है। अगर यू दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उसको गायब कर दो, ठीक है। चलिए इसी चीज़ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दिख रहा हो मैं क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको आप पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप कमेंट में आंसर दीजिए इसे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए टैप एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक बूंद गिर रहा है, ठीक है, जैसा लीकेज होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फिफ्थ ड्रॉप इज कमिंग आउट। जैसे ही 5वां ड्रॉप निकल रहा है, ठीक है, वैसे ही द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द अर्थ सरफेस। जैसे ही 5वां ड्रॉप निकला, पहला ड्रॉप ने अर्थ सरफेस को टच कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप फ्रॉम अर्थ सरफेस। कितनी ऊंचाई पे है वो थर्ड ड्रॉप जब फिफ्थ ड्रॉप निकल रहा है और ये जो फर्स्ट ड्रॉप है वो अर्थ को टच कर रहा है, ठीक है। मतलब जब पहला ड्रॉप अर्थ को टच करता है और फिफ्थ ड्रॉप निकल रहा होता है और फर्स्ट ड्रॉप अर्थ को टच कर देता है, तो थर्ड ड्रॉप अर्थ से कितनी ऊंचाई पे है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 3, 2, 1, ओके, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। ये हमारा टैप है, ठीक है। हमारा अर्थ का सरफेस कहाँ पे, अर्थ का सरफेस बाद में बताते हैं, पहले देखते हैं। ये फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से जस्ट निकल रहा है, ये क्या है, फिफ्थ ड्रॉप है, ठीक है। ये फोर्थ ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे टच कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस। ये है 5th, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये सारे हमारे ड्रॉप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछा है थर्ड ड्रॉप कितनी ऊंचाई पे, मतलब उसने ये वाला हाइट पूछा है, ये हाइट पूछा है, ठीक है। सिंपल है, निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। सिंपल पहला देख सकते हैं, पहला सिंपल है, ठीक है। हम पहले टोटल हाइट निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो थर्ड ड्रॉप है कितने टाइम में यहाँ पे आया ये निकालेंगे, और उसके बाद ये वाला हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल माइनस ये कर देंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ तक का टाइम निकालें और ये हाइट निकाल ले, ठीक है। ये हाइट निकाल ले, फिर नहीं ये हाइट निकालने की जरूरत नहीं, सॉरी, ये सेकंड स्टेप में हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। हम बस टाइम निकाल लेंगे यहाँ पे। वो टाइम निकालने के बाद v = u+80 वहाँ पे पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, u पता है, u 0 है, ठीक है। और उसके बाद v यहाँ पे आने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो निकाल लेंगे, और उसको u पकड़ के बाकी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहला स्टेप ज़्यादा ईजी होगा, वही करते हैं हम, ठीक है। पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले ड्रॉप को कितना टाइम लगा नीचे टच करने में, ठीक है। यहाँ से निकला होगा 1 सेकेंड, ठीक है, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे देख सकते हैं, जब पहला बूंद निकला उसके बाद जैसे दूसरा बूंद निकला तो 1 सेकेंड हुआ, तीसरा बूंद निकला तो 2 सेकेंड हुआ, चौथा बूंद निकला तो 3 सेकेंड, 5वां बूंद निकल रहा है 4 सेकेंड। तो इस तरह से हमारे पास 4 सेकेंड हुए, 5 सेकेंड नहीं लगेंगे, 4 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। होता है ऐसा, ठीक है, 4 सेकेंड लगेंगे। तो सिंपल है, हम ये निकाल लेंगे s = ut + हाफ क्या, gt², g है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो करेंगे,
और ऑब्वियसली हम जी को ना यहाँ पे कैलकुलेशन इजी के लिए हम यहाँ पे सिंपल 10 ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों? क्योंकि यू जीरो है ना, इसलिए, ठीक है। तो एस इक्वल्स हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना? 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे एक और बात देखना है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का, अगर मैं जी को माइनस लेता हूँ तो सिंपल है, ये जो हाइट आएगा, जो पूरा हाइट आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर मैं जी माइनस ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस बूंद को एज ए क्या बोलते हैं, एज ए थिंग क्या बोलते हैं, एज ए रेफरेंस उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जी को मैं प्लस लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, तो सिंपल है मैं उसका इनिशियल वेलोसिटी को एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने इनिशियल वेलोसिटी को रेफरेंस में लिया तो ये आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? एस इक्वल्स कितना? 80 मीटर, 80 मीटर। 2 कटेगा ना यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 10 ज़ा 80 मीटर हो गया, 80 मीटर आ गया। मतलब ये जो पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट जो है ये हमें कितनी मिल गई? 80 मीटर, 80 मीटर। अब तीसरा ड्रॉप निकाल देते हैं। तीसरा ड्रॉप कितने टाइम में यहाँ पे आएगा देखते चलिए। तीसरा ड्रॉप निकला, ठीक है। तीसरा ड्रॉप निकला, 1 सेकेंड बाद चौथा ड्रॉप निकला, ठीक है। और उसके बाद 1 सेकेंड बाद चौथा ड्रॉप निकला, और उसके बाद दूसरे सेकेंड बाद पांचवा ड्रॉप निकल रहा है। तो 2 सेकेंड में तीसरा ड्रॉप आया वहाँ पे, ठीक है। तो वो कितनी देर तक मोशन करेगा? 2 सेकेंड तक मोशन करेगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल्स वाला, ठीक है। तो वही लगाएंगे, एस इक्वल्स क्या हो जाएगा? एस इक्वल्स, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी फिर से, ठीक है। और ये होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, कितना? 4। ये कटेगा तो कितना होएगा? 20 मीटर, 20 मीटर। टोटल एस कितना आ जाएगा? ये वाला हाइट कितना आएगा? एच इक्वल्स कितना? 80 माइनस 20 विच इक्वल्स 60 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें वेट देखना है कि वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियसली आपने हर जगह वेट सुना होगा, 1 kg वेट, है ना, ऐसा सुना होगा कि इसका वेट बढ़ गया, उसका वेट हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने वेट सुना होगा, जिम में भी हम देखते हैं ये वेट होता है 5 kg का वेट, ऐसा, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि वेट ना kg में नहीं होता, वेट kg में नहीं होता, मास होता है kg में, ठीक है। मास और वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है? मास और वेट। वेट जो होता है ये एक्चुअली वेक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? वेक्टर। और ये स्केलर, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेक्टर स्केलर हम जानते हैं, बहुत देखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो वेट जो होता है, वेट एक्चुअली न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाता है, फोर्स के वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। वेट एक्चुअली फोर्स है, वेट एक्चुअली फोर्स है। वेट एक फोर्स होता है, वो उसको हम केजी में नहीं बोल सकते, वो न्यूटन में बोलते हैं उसको, वो फोर्स होता है। वो कभी भी हम क्या बोल सकते, उसको हम बिल्कुल भी हम उसके मास के इक्विटी नहीं कर सकते। मास का मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं मास, है ना। टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी में कितना, संतरे में कितना ज़्यादा जूस है, इसको हम मास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो कितनी मतलब उसका कितना फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को, कितनी फोर्स से जो अर्थ है उसको खींच रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेट, ठीक है। ठीक है, वेट क्या हो गया? वो वेट इज दैट फोर्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, वही चीज़ होता है वेट। अब वेट सिंपल है, वेट को क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल्स क्या है हमारा? एम ए। सिंपल, एम क्या, एक ही जगह जी पुट कर दो, फोर्स इक्वल्स वेट होता है, तो वेट इक्वल्स क्या? एम जी। खत्म कहानी, हो गया, बस वेट आ गया, ठीक है। और ऑब्वियसली वेट जो होगा, जब भी हम वेट को बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव में बोलेंगे। वेट हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। वेट नेगेटिव में होगा, अर्थ के ऊपर वेट नेगेटिव में होता है, ठीक है, क्योंकि जी नेगेटिव है, ठीक है, जी नेगेटिव है, इसलिए वेट भी नेगेटिव होगा, है ना। वो हम एज ए रेफरेंस पुट कर सकते हैं। अगर वेट भी नेगेटिव, अगर जी नेगेटिव हो तो वेट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो फिर वेट इक्वल्स एम जी, ठीक है, ठीक है। वेट हो सकता है, वेट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। एक और बात, हमने एम जी को देखा था, हमने एम जी को किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, किससे किया था? ये देखे, एम जी को हमने जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो एम जी के बदले वो लिख सकते हैं हम, तो वेट क्या हो गया? जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये भी वेट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक और अभी हमें एक और चीज़ देखना है कि मून पे एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, ठीक है। अगर अलग ग्रेविटी हो गया तो यहाँ पे वेट कितना होगा।
ठीक है, उसके लिए हम सिंपल करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कुछ m है, तो उसका वेट मून पे कितना होगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ। ठीक है, वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विच इक्वल्स जी बड़ा वाला m मून का m बाई आर स्क्वायर इंटू ऊपर में आएगा आर स्क्वायर बाय वही जी, और उसके बाद मास ऑफ अर्थ और m, ये m तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ये मून का मास ऑफ अर्थ। सर यहाँ पे आर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, आर तो अलग होता है ना दोनों का। ठीक है, ये मून का, ये अर्थ का आर स्क्वायर, ये मून का स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस, ये मून का रेडियस। ठीक है, बस अभी इसके बाद वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी चीज़। तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया सभी के, इसका वेट, इसका वो, ठीक है, मास सभी का पुट कर दिया, रेडियस भी पुट कर दिया। ठीक है, तो आखिर में हमारा ये आंसर जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली है ना, इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल ये होता है 1/6। 1/6 आ रहा है, मतलब जो भी मास होगा अर्थ पे उसका 1/6 होगा मून पे, यही हम जानते हैं ना बचपन से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अगला लेक्चर हमारा थ्रस्ट प्रेशर और प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में होगा, बायोन्सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।